आपका तहे दिल से शेरू प्लेलिस्ट टीवी पर खुशामदीद है। और अब आप टेलिम इस्तांबुल सीज़न 3 की दास्ता के 43 का छठा हिस्सा का आगाज सुनेंगे, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है। तो आइए लोफ्ट उठाए। और अब इस्तांबुल में यूनुस औजार दे के बोला कि आज कारीगर छुट्टी पर है। एक लिहाज से तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारा उस्ताद बन के तुम्हारी बेशकीमती चीज को तुम्हारी ही हाथ से मुरम्मत कराऊंगा। तो यूनुस मुखातिब हुआ कि नहीं, ये कारीगरी मेरे हाथों में नहीं। तो उस बंदे ने कहा कि देखो बेटा, ये इंसान सीखने के लिए पैदा हुआ है और कोई इंसान पेट से नहीं सीखता, और ये इंसान को चीजें ही सिखाती है। कारीगर हमेशा इस चीज को मामूली चीज नहीं समझता, ये नहीं देखता कि एक सूखी लकड़ी है या फिर किसी का टूटा हुआ दिल है, और दिल ही समझते हैं क्योंकि ये तो उनका रोजगार का सामान है, और समझते हैं कि उनका दिल खुद उन्होंने तोड़ा है। तो इसलिए बड़ी लगन के साथ जोड़ जाते हैं कि ये जोड़ जाए। तुम अपना मुझे उस्ताद समझो और औजार उठाओ और तरसना शुरू कर दो। तो यूनुस ने कहा कि देखो चाचा, अगर मैंने बनाया तो मुनासिब ना बना तो मेरा क्या होगा। तो वो बोला कि माजरत कर लेना, और माजरत करने में ही बेहतरी है। तो यूनुस खामोशी से जोड़ने जुट गया। दूसरी एतराफ इस्तांबुल में ही नूर मैडम ने इटली फोन किया। कमरे के बैरूनी एतराफ डमला कराचाई का गुजर हुआ। तो डमला ने खड़े खड़े नो को निगाह मारती रही, और नूर ने कलाम किया कि आखिरकार तुम रब्ताह में आ ही गए। अब मुझे इत्ला दो कि जलाल साहब की रिहाई हुई या नहीं। तो वोगला ने जवाबी कलाम किया कि आगाह साहब अभी रिहा ना हुए, अभी तफ्तीशी अमल जारी सारी है। तो नूर ने सवालिया कलाम किया कि ये आगा कौन है। तो अब मैं ये समझूं कि अब जलाल साहब इटली में भी अपने आप को मरहूम के नाम से पुकारने लग गए। क्या नाम है मरहूम बाखूबदार का आगा कराचाई? वोगला ने जवाब दिया कि फिलहाल अंदरूनी मामलात में सिर्फ आगा साहब और बैरूनी मामलात में नहीं। अभी बैरूनी मामलात में जलाल इल्दिस है। अब डमला अंदरा दाखिल हुई। नूर ने कलाम किया कि ये तो वक्ती राह अमल हुआ ना, आगे हम कुछ कलाम नहीं कर सकते। हमें एक आदत बनाने ही चाहिए कि जलाल इल्दिस को आगा कराचाई बुलाने की। देखते हैं कि मरहूम का नाम कब तक सर पे बरकरार रहता है। अच्छा, मैं बाद में बात करूँगी, और आगा साहब की जो खबर बनती है इत्लाह कर देना। और फोन बंद कर देती है। नूर मैडम ने पीछे रुख किया तो डमला मौजूद थी। तो डमला ने तांज़-अमेज़ गुफ्तगू की कि आज तो तुमने कपड़े शहाना किस्म के पहने हुए हैं। आज तुमने मुलाजमत का लिबास कहाँ उतार के फेंका है कि नजर नहीं आ रहा। क्या तुमने मुलाजमत को खैरबाद कह दिया है? बस ये मेरे लिए तुम्हारा ये एक अमल कबिले तारीफ होगा। तो नूर मुखातिब हुई कि आज जलाल साहब नहीं तो मैंने अपनी मुलाजमत से छुट्टी ली है। क्या देख रही हो? क्या मैं छुट्टी नहीं ले सकती, वो भी एक दिन के लिए? ओह, तुम ये कपड़े देख रही हो? आजकल हर तरफ से किराए के आमिरजादियों के कपड़े मिल ही जाते हैं। इसमें देखने की क्या बात है? अच्छा, मैं जा रही हूँ। तो डमला ने नूर का हाथ पकड़ के नूर को रोक लिया और बोली कि रुको जरा, मेरे आगा बाबा के नाम को तुमने मरहूम का खिताब क्यों दिया? तुमने ऐसा कलाम क्यों किया? और ये जलाल कौन है? तो गिलास गिरने की आवाज आई। फिर दोनों ने दरवाजे पे देखा तो सहर खड़ी थी। अब सहर के हाथ में खाली ट्रे थी, और तीसरी जानिब इटली में जेमरे कार के अंदर थी और दो बंदों को देखी जा रही थी। तो जेमरे ने पुलिस ऑफिसर की बात याद की कि हाँ, अमीरी समंदर में है और मेरे हाथ में मछली का जाल है। फिर जेमरे ने एकदम कलाम किया कि जलाल इल्दिस साहब को इटली के कौन से पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। तो दोनों खामोश थे, जवाब नहीं दे रहे थे। फिर जेमरे ने कलाम किया कि क्या मेरे सवाल का कोई जवाब है? मेरा सवाल ये है, जलाल साहब को कहाँ लेके गए हैं?
एक बंदा बोल पड़ा कि सॉरी मैडम, हम कुछ नहीं बता सकते। जो काम हमें दिया गया है वो काम हमें करने दो। पांचवी जानिब यूसुफ बैठे बैठे मुसलसल बंदे को ताके जा रहा था। तो वो बंदा बोला, क्या बे, तू और ये तेरी दो आँखें मुसलसल मुझे देखी जा रही है। तू अपनी आँखें मुझसे हटा के कोई और जगह लगा ले। मैंने तेरा उधार देना है क्या? ऐसे तेरी आँखें मुझे क्यों देख रही है? तो यूसुफ मुशकरा के कलाम किया कि मैं ये देख रहा हूँ उस इंसान को जिसने कर दिखाया जो मैं कर ना सका। तुमने आखिर किस खुशी के तहत गोली चला दी? ऐसा जलाल ने किया क्या है भला? तो वो बोला कि ये सब मुझसे तर्क कलामी करने का ही नतीजा है। तो यूसुफ बोला कि तुम अपने आप को तुरौम खान समझते हो क्या? तो वो बोला कि क्या मैं अपने आप को तुरौम खान समझता हूँ? अबे मैं ही तुरौम खान हूँ। तो यूसुफ बोला कि तू सुन तुरौम खान, तेरे लिए एक काम है। तो वो बोला कि काम से पहले दाम बोल। तो यूसुफ बोला कि तू दाम की छोड़, दाम तो बेतहाशा है, पहले तो काम देख। चेरी जानिब वही बदहाल खातून चल के बैच के पास पहुंची। अब उसे याद आता है कि उसका नाम ओया है। तो वो सदमे में एकदम आके गिर के बैठ जाती है और बच्चे साहिल किनारे हाथ मुस्कुराते हैं। एक बच्चे ने एक गुब्बारा लेके क्या फारा और 2 साल 2 महीने वक्त के पीछे खो जाती है और याद करती है कि उस वक्त असल में हुआ क्या था कि नदीम अपना सर पकड़ के आगे बढ़ता जा रहा था। तो ओया एक जगह फुटपाथ पे तशरीफ जमाए बैठी थी। तो वो नदीम को देख के उठ खड़ी हुई और नदीम के जाके नदीम के कंधे पे हाथ रखा और आवाज दी कि भैया तुम कहाँ थे? तो नदीम ने देखा तो तुम यहाँ, और मेरे फटे कपड़े देखता है, और कलाम जारी रखा कि और तुमने अपना क्या हाल बना के रखा है। तो उसने कहा कि मुझसे मेरी मुलाजमत चलता कर दिया, ये कहे कि तुम एक खुद साइको मरीजा हो, तुम किस चीज का इलाज करोगी? नदीम तुम उनसे कहो ना मैं साइको नहीं, और अपना सर पकड़ के फिर मुखातिब हुआ कि तुम उनकी मानो तुम साइको हो। तो वो बोली नहीं मैं साइको नहीं हूँ, मैं हरगिज नहीं मानोगी। मैंने तुम जैसे और मरीज का इलाज मुजा बनो, तुम तो व्हीलचेयर पे बैठे थे मेरे बदौलत। नदीम देखो आज तुम अपने कदमों पे किस मुकाम पे, अब तुम कहाँ खड़े हो? तो नदीम ने कलाम किया कि नहीं, तुम वो इंसान हो जिसने एक छोटे बच्चे पर जरा सा भी रहम ना किया, आग के हवाले करने वाली थी। तो वो बोली मैं क्या करती, तुम पता चला कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं किसी और का है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो नदीम ने ओया को पकड़ के कहा कि वो किसी और का नहीं था बल्कि मेरे भाई जान का बच्चा था, वो मेरे भाई का था। तो ओया ने कलाम किया कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम उस वक्त मेरा साथ छोड़ते। और नदीम को धक्का देके और कलाम किया कि तुम मेरा साथ देते और तुम ही मेरी इस हालत के जिम्मेदार हो, तुम्हारे सबब मैं इस हाल में पहुंची हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरी मुलाजमत के बारे सोचो। तो नदीम ने जवाब दिया कि मैं क्या तुम्हारे बारे में ऐसा क्या, तुम तो मेरे अंकल के खिलाफ थी, तुम हमेशा मुखालफत करती रहती थी, तुम्हारे अंदर इंतकाम की आग थी जिसमें तुम जुलासती रहती थी। अब मेरे अंकल नहीं रहे, और धक्का देके आगे बढ़ता है। ओया एक लोहे के डंडे पर गिर जाती और कलाम किया कि नहीं नदीम तुम नहीं जा सकते, तुम अब कहीं नहीं जा सकते। नदीम डंडे लेके खड़ी हुई और नदीम के सर पे दे मारा। नदीम होश खो के ऊपर देखने लगा, अब जमीन पे गिर पड़ा। वो डंडा गिरा के नदीम अपनी आगोश में लिया और अब लब पे एक ही अल्फाज था कि नदीम नदीम। माजी से लौटकर आंख नम किए, अब वो वही बच्चों को समंदर किनारे रोता हुआ देखती है। अब वो भी रोते रोते समंदर किनारे जा बैठी। बच्चे ने ओया के आंख में आंसू देख के कलाम किया कि आप क्यों रो रही है, क्या आपका भी गुब्बारा फट गया है? तो ओया ने जवाबी कलाम किया कि हाँ मैंने भी गुब्बारा फाड़ा है।
वो गुब्बारा पे अपनी मिल्कियत ना थी, अलबत्ता किसी और की मिल्कियत थी। जिनकी मिल्कियत है वो अभी बेखबर है कि उनका मैंने ही गुब्बारा फाड़ा है। तो बच्चा बोला कि फिर आप उनको खबर दे दो ना। तो ओया ने जवाबी कलाम किया कि मेरी जबान में वो जान नहीं जो बता सके। तो बच्चा बोला कि आंटी, आपका ये मतलब है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं जुतरी बताने की। एक बात कहो आंटी, हिम्मत तो दूसरों का हाथ थाम के आती है। क्या आप मेरा हाथ पकड़ लेगी? शायद हम दोनों को हिम्मत मिल ले उनको बताने की। मैं भी कहे दो कि भाईजान, आपका गुब्बारा मुझसे फट चुका है। तो ओया ने बच्चे का हाथ पकड़ लेती है और इतने में बच्चे की माँ अपने बच्चे को देख के अपने कदम तेज कर दिए और आके मुखातिब हुई कि बेटा, तुम किसके साथ बैठे हो और तुम रो रहे क्यों? पहले तुम बेटा उठो यहाँ से। बच्चा ना उठा तो माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ के उठाया, पर ओया ने बच्चे हाथ न छोड़ा। बच्चे की माँ ने फिर से कलाम किया कि देखो जरा ये कैसी खातून है, इसके कपड़े देखो जरा फटे पुराने ज़ेतन किए हुए हैं। बेटा इसका हाथ छोड़ो। अब माँ बच्चे का हाथ छोड़ा के अपना बच्चा ले गई और अब ओया बैठे बैठे आंसू निकालने लगी। अब जेमरे ने कलाम किया कि गाड़ी रोको, मुझे वोमिट आ रही है वरना मैं गाड़ी में कर दूंगी। गाड़ी रोको। वोमिट करने लगी तो जब जाके गाड़ी रुकी, जेमरे दौड़ जाके वोमिट करने की अदाकारी की और पास से बस क्या गुजरी। जेमरे गायब हो गई। दो बंदे आसपास देखने के लिए बाहर निकले और एक बंदा गाड़ी में बैठे बैठे कॉल करता है। अब जेमरे को बस में मुस्कुराते हुए दिखाते हैं। दूसरी जानिब अब एक ऑफिसर बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारे बाबा पेशेवर सिख होनी है? तो जलाल ने कलाम किया कि एक छोटे बच्चे से तुम किस किस्म के सवालात कर रहे हो? क्या ये इसके काबिल है इन सवालात के जवाबात दे सके? तो एक इंक्वायरी इंचार्ज ने कलाम किया कि ये तफ्तीशी राह अमल है, आप इनमें तफ्तीशी मामलात में अपनी मुदाखलात ना करें। फिर पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि हाँ अब बताओ तुम्हारा क्या बयान है, क्या ये वो शख्स है जिस पर तुम्हारे बाबा ने इनके कंधे पे गोली मारी है? तो बच्चा ने एकदम कलाम किया कि हाँ मेरे बाबा ने इनके कंधे पे गोली मारी है। हाँ मेरे बाबा ने गोली मारी है। हाँ पर मेरे बाबा खूनी नहीं है। अब जलाल ये बच्चे के कलामात सुनकर दंग हो के बच्चे को देखते ही रह गया। अब दूसरी जानिब इस्तांबुल में नूर डमला से जवाबी मुखातिब हुई कि मेरा हाथ किसी का जागीर तो नहीं जो तुमने पकड़ा हुआ है, छोड़ो मेरा हाथ जो तुम अपने लब पे सवालात का वजन उठाए फिर रही हो। मुझे अंदेशा है कि इन्हें बाखूबी इल्म होगा। अपनी आंखों से देखो जरा तुम्हारा सवाल कितना भारी था, इन्हों से संभल नहीं पाया, गिलास तोड़ डाला और मुझे यकीन है कि ये तुम्हारा सवाल का वजन जरूर हल्का कर देगी। और कौन मरहूम हो गया है भला? अल्लाह अल्लाह। उफ यार, मैंने जाके शॉपिंग करनी है और तुम तो माशा अल्लाह हलवे खाने की तैयारी में हो। हाय अफसोस कोई मरहूम नहीं हुआ। तो लिहाजा दमला ने हाथ छोड़ दिया। तो और नूर बोली कि और हाँ जाने नसीम, आगा का नाम मैं लो तो इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारे बाबा आगा हो, कोई और भी बखुदार हो सकता है। अच्छा मैं चलती हूँ और अपनी जहनी पलाव में किसी को मारना देना। तो वो चली गई। फिर दमला टूटा हुआ गिलास देख के शहर को देखने लग गई। फिर दमला ने कलाम किया हंस मुस्कुरा के ये खातून को मेरे बाबा ने कब रखा, इससे तो मुलाजमत की एबीसी नहीं आती और तो और नहीं ढंग से गुफ्तागू आती है। इससे लगता है कि मेरे बाबा ऐसी औरत पसंद करते हैं। क्या समझती अपने आप को? मेरे बाबा इटली में है ना? तो सहर कलाम है बेटी तुम्हारे बाबा इटली में है। दमला ने कलाम किया कि मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे बाबा कोई और ही जगह है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जहाँ से मुझे देख रहे हैं वो जगह इस दुनिया की नहीं है। मेरे पास 1000 तादाद के मोबाइल फोन है। अपनी बेटी को एक फोन तक करने जहमत नहीं की
क्या मुझे जाने का हक नहीं कि मेरे बाबा का टाकनी कंधा कैसा है? अब मैं भी फोन नहीं करोगी? जब तक नहीं करोगी जब तक उनको अपनी बेटी याद न आ जाए। फिर वो चली गई। सहर देखती रह गई। और तरफ इटली के पुलिस स्टेशन में अब जलाल कलाम करता है कि बस बहुत हो गई तफ्तीश, मैं अब वापस इस्तांबुल जा रहा हूँ। ये बच्चा को जो खौफ दिलाया गया है उसकी वजह से ये बच्चा ऐसे बोल रहा है। पर ऐसा वाकया इस नौत ना था। जिस तरह तुम लोगों ने एक छोटे बच्चे से मनजरनामा पेश करवा गया, सरासर गैरआईनी काम है। क्या अब तुम्हारे दस्तावेज़त पे मेरा बयान दर्ज नहीं कि एक मजलूम कह रहा है कि ये गोली कबूतर को सलामत रखने की देन है? एक ऑफिसर ने कलाम किया कि जलाल साहब, ये तो सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये तो आपकी हिफाजत के लिए हो रहा है, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? तो जलाल ने सख्त तरीन लहजा इख्तियार करके कलाम किया कि किस किस्म की हिफाजत तुम कह रहे हो? इस इंसान की मैंने बहुत देखी है। इस इंसान की हिफाजतें किस मयार की होती है? एकदम नाकिस मवाद की तरह होती है। मुझे ऐसी हिफाजतों से महरूम ही रखो तो मेरे हक ये बेहतर होगा। ये इंसान खुद की हिफाजत करने से कासिर होता है। मुझे ऐसी हिफाजतें नहीं चाहिए। मेरे लिए इस खालिक कायनात की पनाह मेरे लिए बहुत है और ये मुकदमा मेरे लिए महज आवारा बादल की तरह है जो सिर्फ गरजता है, बरसता नहीं। तीसरी जानिब सहर इस्तांबुल से जेमरे को फोन करती है और जेमरे इटली के बस में फोन उठाती है। तो सहर ने कहा कि बेटा अब जलाल साहब की तबीयत कैसी है? तो जेमरे ने जवाबी कलाम किया कि अब वो बेहतर है, पर कादिर साहब बेहाल है। तो सहर ने इस पे फरमाया कि ये क्या है जेमरे, तुम्हारे अल्फाजों में अचानक उस इंसान का नाम कैसे आया? तुमने पूरी जिंदगी उस इंसान का नाम लेना गहवारा ना किया, जिसने तुम्हारी तरफ देखना गहवारा ना किया। देखो जेमरे, इनकी जिंदगियां गैर महफूज रहेगी। अब ये जेमरे किस किस्म के इंसान बन चुके हैं अल्लाह ही बेहतर जाने, पर तुम इनकी खातिर क्यों अपनी जान को गैर महफूज हाथों में दे रही हो? अल्लाह ही बेहतर जानता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अपनी जान पर क्यों खेल रही हो। ये न भूलो कि तुम्हारे छोटे बच्चे हैं। तुमको कुछ हो जाता तो ये छोटे बच्चे क्या करते? इसके साथ ही जालिम इस्तांबुल का एपिसोड 43 पूरा हो जाता है, जिनकी तहरीर नेगार शेर अफगन है। और आपका शेरू पल्ले लिस्ट टीवी सुनने का शुक्रिया और एपिसोड सुनने के लिए शुक्रिया और एपिसोड सुनने के लिए 1000 सब्सक्राइब करें और लाइक करें।